आज का जो हमारा सब्जेक्ट है पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक यूनिट है। अगर इस यूनिट नंबर 1 को आप लोगों ने समझ के याद कर लिया तो आप लोग ऐसे कंसीडर करें कि आप लोगों ने 30 to 40% पेपर याद कर लिया। क्यों? क्योंकि इसी यूनिट में हम तमाम बेसिक जितने भी टर्मिनोलॉजीज है, जितने भी हमारे साथ बेसिक टर्म्स है, उसके डिफिनीशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसको याद करेंगे। तो इसलिए अगर इसको आप लोगों ने समझ के याद कर लिया तो 30 to 40% पेपर जो है आपका यहाँ से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ सुननी है। अच्छा जी, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की कि फार्माकोलॉजी आखिर कहते कैसे हैं। फार्माकोलॉजी जो है ये हमारे साथ जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया एक वर्ड है फार्माकॉन, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है ड्रग। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात और भी आती है। लोग कहते हैं कि व्हाट इज यहाँ पर एक बात और भी आती है। लोग कहते हैं कि ड्रग क्या है और मेडिसिन्स क्या है। तो ड्रग से मुराद ये है कि हमारे साथ जब विदाउट प्रॉपर अमाउंट, विदाउट कैलकुलेटेड अमाउंट, जब हमारे साथ ये जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कॉमनली ड्रग्स कहते हैं। लेकिन इसी केमिकल को जब हम एक प्रॉपर मकदार में अरेंज करते हैं, एक प्रॉपर डोज इसका बनाते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने जो बॉडी के एबनॉर्मल फंक्शन होते हैं इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर यही ड्रग्स जो है हमारे साथ क्या कहलाती हैं? मेडिसिन्स कहलाती है। फिर इन्हीं ड्रग्स को फिर हम क्या कहते हैं? मेडिसिन्स कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी वर्ड डिराइव फ्रॉम, पहला एमसीक्यूज है हमारे साथ जो फार्माकोलॉजी का लफ्ज़ लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया हमारे साथ एक वर्ड है। ठीक है, जरा सबर करें काइंडली प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है। हम्म। तो फीस का तो मैंने आपको बताया था। अगर आपने जस्ट एक सब्जेक्ट का लेना है, ठीक है, वो फॉर सेकंड थर्ड सेमेस्टर का कह रही। हाँ, तो उसकी फ़ीस तो मैंने ग्रुप में शेयर की थी ना, वही 7,000 रुपीज़ है। मैंने उसमें कोई इजाफा तो नहीं किया, वही सेम है। हाँ। हम्म। हम्म। चलिए आपके साथ कर लूँगा, लेकिन बाकी लोगों को नहीं बताना है, सही है? हाँ ना, आप लोग मेरे लिए मसले क्रिएट कर रहे हो। खुदा के बंदो, थोड़ा खौफ करो, क्या करो आप लोग। चलिए ठीक, चलिए फिर हम बात करते हैं, सही है? बस ये मैं आपको ग्रुप में आपको फिर मैसेज करता हूँ। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के साथ। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी, फार्माकोलॉजी का वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है, सही है। ये एमसीक्यूज कॉमनली ज़्यादातर आता है एग्जाम में। एमसीक्यूज नंबर 2 है, कहते हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड वर्ड। फार्माकोलॉजी जो है ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। और यही ड्रग्स जब हमारे बॉडी में जाती हैं तो हमारे बॉडी में हमारे टिश्यूज के साथ कैसे ये रिएक्ट करती है, सेल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करती है और कैसे ये इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। एमसीक्यू 3 में कहते हैं कि एमोक्सिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डैश म्यूकोपेप्टाइड बाय बैक्टीरिया दैट काजेज द इन्फेक्शन। एमोक्सिसिलिन जो है ये असल में हमारे साथ क्या है?
कहाँ से? इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। हमारे साथ बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, ठीक है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है, तो इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को प्रोड्यूस होने से कौन रोकता है? एमोक्सिसिलिन रोकता है। ठीक है, जब बैक्टीरिया के इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं बनेगा तो ड्रग जो है वो इजीली, मेडिसिन जो है वो इजीली इन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जाएगी और इस बैक्टीरिया के जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है इसको ख़राब करेगी और बैक्टीरिया जो है ना फिर इजीली इसकी क्या होगी? डेथ होगी। सो एमोक्सिसिलिन ये वो एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है जो कि म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है, तो उस बैक्टीरिया को अपना सेल वॉल इर्द गिर्द बनाने से रोकने में एमोक्सिसिलिन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एमसीक्यूज 4 में कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग्स फार्माकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डैश ब्रांचेस। अगर हम फार्माकोलॉजी के स्टडी के बेस पर बात करें, ठीक है, तो स्टडी के बेस पर फार्माकोलॉजी जो है ना ये दो क्लासेस में डिवाइड हुए हैं। वो हमारे साथ कौन कौन सी है? एक बेसिक फार्माकोलॉजी है और एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में इससे एग्जाम में इससे एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा जी, अब बेसिक फार्माकोलॉजी क्या है और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, तो इसको आप जरा देखें। एमसीक्यू 5 में कहते हैं कि हमारे साथ द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन आइसोलेटेड टिश्यू एनिमल्स और देयर लिविंग और अदर लिविंग फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क इज कॉल्ड डैश फार्माकोलॉजी। देखें, किसी भी किस्म के मेडिसिन को जब हम मार्केट में लाते हैं तो मार्केट में लाने से पहले उसको मुख्तलिफ किस्म के एनिमल टिश्यूज़ पर, ठीक है, जो कि हमने एनिमल से लिया हुआ होता है, दूसरे लिविंग टिश्यूज़ पर जो है ना अप्लाई करते हैं और उन पर ये मेडिसिन किस तरह से इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये मेडिसिन जो है ना इनके साथ क्या करती है। तो मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब हम मेडिसिन के फंक्शन को मालूम करने के लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए। तो इस तरह के मेडिसिन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को फिर हम क्या कहते हैं? बेसिक स्टडी कहते हैं। ऐसी स्टडी जो है ना ये हमारे साथ बेसिक फार्माकोलॉजी में होती है। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या आएगा? करेक्ट आएगा। एमसीक्यू 6 में कहते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन एनिमल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। अब वो स्टडी, ड्रग्स की वो स्टडी जिसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ एनिमल ट्रीटमेंट के हवाले से क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है, कि कौन से डिजीज़ के लिए किस तरह के मेडिसिन यूज़ होते हैं, कौन से मेडिसिन यूज़ होते हैं। तो इस तरह की स्टडी जो होती हैं इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको फिर हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स यूज़ होते हैं, तो उन ड्रग्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो फिर इसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहेंगे। अगर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट वगैरह के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स को स्टडी करते हैं तो ये फिर हम बेसिक फार्माकोलॉजी इसको कहेंगे। 7 में कहते हैं कि एनी सब्सटेंस व्हिच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स की, हमारे सेल्स की, हमारे टिश्यूज़ की या ओवरऑल पूरे ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शंस होते हैं उसमें तब्दीली आ जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस को हम ड्रग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं। ये ड्रग्स की डेफिनेशन है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस जिसकी यूज़ की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस में या किसी ऑर्गन्स के फंक्शन में या किसी टिश्यू के फंक्शन में या किसी सेल्स के फंक्शन क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ड्रग कहते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यूज 8 में कहते हैं कि फिजिकल फॉर्म ऑफ द मेडिसिन इज कॉल्ड डोज, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग, कितने मिकदार में हमारे साथ मेडिसिन है। हम कहते हैं ना कि हमारे साथ पैरासीटामोल जो है ना 500 मिलीग्राम है या 1 ग्राम है, ठीक है। तो ये 1 ग्राम होना, 500 मिलीग्राम होना, ये असल में क्या है? इसको हम डोज कहते हैं। डोजेज से मुराद ये है कि जो मेडिसिन है आया ये सॉलिड फॉर्म में है, आया ये लिक्विड फॉर्म में है, आया ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल फॉर्म होती है मेडिसिन की, इसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? डोजेज कहते हैं। कुछ समझ आ रही है? जी सर, आ रही है।
ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जी सर, आ रही है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर कौन-सा है? एमसीक्यूज़ नंबर 9। एमसीक्यूज़ नंबर 9 में कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन ड्रग्स इन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग्स की डेफिनिशन कब की थी? तो 1966 में जो है ना इन्होंने ड्रग्स की डेफिनिशन की थी। अच्छा जी, इसके बाद फिर मज़ीद हम आते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 10 की तरफ। एमसीक्यूज़ 10 में कहते हैं कि व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक। देखिए 2 टर्म्स हमारे साथ यूज़ होते हैं। आपकी पूरी फार्माकोलॉजी इन 2 टर्म्स पर डिपेंड करती है। एक फार्माकोकाइनेटिक्स है और एक फार्माकोडायनामिक है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि जब आप कोई दवाई खा लेते हैं, तो ये दवाई जब आपकी बॉडी में जाती है, तो आपकी बॉडी इस दवाई के साथ क्या करती है? मतलब ये है कि जब ये स्टमक से इंटेस्टाइन में जाती हैं, तो इंटेस्टाइन में आपकी बॉडी इसको कैसे जज़ब करती है, एब्ज़ॉर्ब करती है और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद ये लिवर में जब जाती हैं, तो लिवर में इसके साथ क्या होता है? फिर लिवर से जब ये हार्ट में जाती हैं, तो हार्ट इसके साथ क्या करता है? फिर हार्ट इसको पंप करने के बाद पूरी बॉडी में जब ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो फिर ये किस तरह से हमारी बॉडी इसके साथ क्या करती है और फिर हमारी बॉडी इस मेडिसिन्स के जो वेस्ट मटेरियल है इसको कैसे बॉडी से क्या करती है, एलिमिनेट करती है, एक्सक्रीट करती है, निकालती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। सो द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। वो स्टडी जिसमें हम ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन, ड्रग्स की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मेटाबॉलिज्म और फिर पूरी बॉडी से इसको बाहर निकालना, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक। 11 में कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ द ड्रग्स टू बी टेकन इज कॉल्ड। जितने मिकदार में हम एक मेडिसिन लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डोज। 12th में कहते हैं कि व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। तो ऑलरेडी अगर ये डिफिनीशन आपको याद हो, फार्माकोकाइनेटिक का अगर ये डिफिनीशन याद हो, तो इस डिफिनीशन में आपके पास टोटल कितने एमसीक्यूज बनते हैं? 1, 2, 3 और टोटल 4 एमसीक्यूज इस एक डिफिनीशन से बनते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे साथ क्या क्या आता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में ड्रग्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो ऑप्शन डी जो है ना आपके पास क्या आता है? करेक्ट आएगा। 13 में कहते हैं कि द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ज़्यादातर ड्रग्स किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है? तो मेन मैकेनिज्म इसका क्या होता है? तो पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए, लिपिड डिफ्यूजन के ज़रिए जो है ना इसकी क्या होती है? इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। 14 में कहते हैं कि द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स एंड अदर सब्सटेंसेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मुख्तलिफ किस्म की सब्सटेंसेस के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है? ठीक है? तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल या सब्सटेंसेस के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, उसके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। 15 में कहते हैं कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन इंक्लूड हाउ ड्रग्स बाइंड टू रिसेप्टर ऑफ अल्टर एंजाइम एक्टिविटी और इफेक्ट अदर सेलुलर प्रोसेसेस इज कॉल्ड। हमारे साथ फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि कैसे एक ड्रग हमारे बॉडी में अंदर जाके हमारे बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को क्या करता है? चेंज करते रहते हैं। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक से मुराद ये है कि हमारी बॉडी मुख्तलिफ किस्म के दवाइयों के साथ क्या करती है जब हम उसको खाते हैं, और फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक से मुराद ये है कि जब हम किसी मेडिसिन को खा लेते हैं तो उसको खाने के बाद ये मेडिसिन्स हमारी बॉडी के साथ क्या करती हैं। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फार्माको डायनेमिक कहते हैं। कुछ समझ आ रही है?
जी सर आ रही है। ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज़ नंबर कौन-सा है? एमसीक्यूज़ नंबर 16 है। 16 में कहते हैं कि व्हेन वी यूज़ एनी ड्रग्स एंड इट एक्सपेक्टेड रिएक्शंस कम्स, व्हिच टाइप इट इज़ कॉल्ड। कहते हैं कि जब हम कोई मेडिसिन्स यूज़ कर ले और एकदम से इसके जो है ना अनएक्सपेक्टेड असरात जो हैं हमें पेशेंट में देखने को मिले, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि ऐसा भी होना था पेशेंट के साथ। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह की कंडीशन को हम आइडियोसेंक्रेटिक कंडीशन कहते हैं। आइडियोसेंक्रेटिक मतलब ये है कि आपने एक इंजेक्शन लगा दी पेशेंट को और एकदम से पेशेंट को जो है ना कुछ हो गया है, पेशेंट पर जो है ना उसने रिएक्ट कर दिया और कुछ हो गया है जिसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, ठीक है? तो इसको हम आइडियोसेंक्रेटिक इफ़ेक्ट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। 17 सर में जिसको रिएक्शन जी, भी कहते हैं। क्या? सर जैसे किसी पेशेंट को किसी इंजेक्शन का रिएक्शन हाँ, देखिए किसी एलर्जिक इंजेक्शन का रिएक्शन और रिएक्शन जो होता है आइडियोसेंक्रेटिक उसको में फ़र्क ये होता है कि एलर्जिक रिएक्शंस का हमें पता हो, जैसे कि हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो पहले से ही हमने डेक्सा और ग्रेसिल अपने साथ रखा होता है, ठीक है? कि अगर किसी किस्म का रिएक्शन हुआ तो हम ये देंगे। हमें पता होता है कि ड्रग ट्रांसफ्यूज़न की वजह से ये रिएक्शन होते हैं तो उसके मुताबिक हमने मेडिसिन रखे होते हैं। लेकिन अगर आप कोई मेडिसिन दो और उस मेडिसिन की वजह से कुछ ऐसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाए जिसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि ये भी होगा, तो इस कंडीशन को फिर हम आइडियोसेंक्रेटिक जैसे सर कहेंगे। रिजेक्शन हो जाता है जी? सर मैं कह रही थी जैसे राइजिक्स अक्सर हो जाता है पेशेंट्स को, हाँ, हाँ, हालाँकि वो बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड होता है राइजिक्स वो हाँ, हम हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, तो फिर हम इसको आइडियोसेंक्रेटिक कहेंगे। 17 में कहते हैं कि पेशेंट टेलिंग द नर्स आई एम इन सो मच पेन, विच मेडिकेशन विल यूज टू रिड्यूस द पेन। तो जाहिर बात है पेन को रिड्यूस करने के लिए हम एनाल्जेसिक ही देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 18 में कहते हैं कि अ टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन इन विच वन ड्रग इंटरफियर्स विद और ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है? ये असल में एंटागोनिज्म की बात हो रही है, ठीक है? कहते हैं कि ऐसे जब हम दो मेडिसिन इकट्ठे देते हैं और उसको इकट्ठे देने की वजह से दोनों मेडिसिन के जो इफेक्ट्स है वो क्या हो जाए, बिल्कुल स्टॉप हो जाए, कोई भी मेडिसिन रिएक्ट ना करे। क्यों? क्योंकि दोनों मेडिसिन एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और एट ऑल जो है बॉडी पर जो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होने थे वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते। तो ड्रग इंटरेक्शन की वजह से हमारे साथ इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिज़्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटागोनिज़्म। क्लियर है? यस सर, यस सर, अच्छा जी। यस सर। ओके, वेरी गुड। देखिए बहुत बेसिक एमसीक्यूज़ है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आप लोगों को खुद भी हो रहा होगा, तो इसलिए इसको आप लोगों ने सही तरह से देखना है, याद करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 19 में कहते हैं कि द मैक्सिमम इफेक्ट दैट द ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज। एक ड्रग जो है मिसाल के तौर पर आप 5 मिलीग्राम क्या कर रहे हो, एक ड्रग दे रहे हो, या मिसाल के तौर पर आप जो है ना क्या कर रहे हो, तोराडाल दे रहे हो, तोराडाल, ठीक है? तो तोराडाल जो है ना किस हद तक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है? डोज़ को हम बढ़ाएँगे नहीं, डोज़ को हम सेम रखेंगे, ठीक है? सेम डोज़ को रखते हुए वो किस हद तक अपने इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एफ़िकेसी। क्या कहते हैं? एफ़िकेसी। इसको हम एफ़िकेसी कहते हैं कि एक ड्रग जो है ना किस हद तक जो है एफ़िशिएंट है, काफ़ी है, किस हद तक इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा। अच्छा जी, 20 में कहते हैं कि द अनवांटेड या अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट of drugs that happen with normal dose seriously endangering the life of the recipient and is not predictable, ठीक है? तो इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, ठीक है? मतलब हमने एक मेडिसिन दी है पेन किलर के तौर पर और उस मेडिसिन के पेन किलर इफ़ेक्ट्स के अलावा जो है ना वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है?
हमें जो है ना बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन वो मेडिसिन पेन किलर के लिए जब हम देते हैं तो पेन किलर को तो रिलीफ दे देता है, लेकिन इसके अलावा हमारे बॉडी में दूसरे नुकसानात पैदा करते हैं। तो इस तरह के अनवांटेड इफ़ेक्ट्स को कॉमनली हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? एडवर्स इफ़ेक्ट कहते हैं। एक एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं और एक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट जो है ना, ये उसी टाइम आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, एडवर्स इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट में जो है ना हमारे साथ डिफ़रेंस है। साइड इफ़ेक्ट जो हैं ये आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेंगे, जबकि एडवर्स इफ़ेक्ट जो है ना ये आपको उसी टाइम देखने को मिलते हैं पेशेंट में, ठीक है? अच्छा जी, 21 में कहते हैं कि विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड द फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट से क्या मुराद है? जब आपने मेडिसिन खा ली, वो मेडिसिन आपके स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से ब्लड के ज़रिए जो है ना आपके लिवर में जाता है, जहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, और लिवर से फिर आपके हार्ट में जाती है, और हार्ट उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट पास इफेक्ट के भी पास होता है। फर्स्ट पास इफेक्ट जो है जब आप कोई मेडिसिन ओरली देते हैं, ठीक है। तो ओरल मेडिसिन देने से जो है ना फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है? काज होता है। एमसीक्यू 22 में कहते हैं कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आईवी एडमिनिस्ट्रेशन का कह रहे, आईवी मेडिकेशंस का कह रहे। तो आईवी मेडिकेशन के इफेक्ट जो है ना वो मोर रैपिडली प्रोड्यूस होते हैं बनिस्बत ओरल मेडिकेशन के, ये तो आपको पता है। तो यूजुअली प्रोड्यूस मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल मेडिकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज 23 में कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी के जो बानी जिसको कहा जाता है तो वो कौन है? तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी के जो बानी हैं वो ओसवर्ड शील्डर बर्ग को जो है ना कहा जाता है। ओसवर्ड शील्डर बर्ग, ठीक है। ये हमारे साथ मॉडर्न फार्माकोलॉजी के बानी कहा इनको कहा जाता है। 24 में कहते हैं कि एनी ड्रग्स दैट प्रिवेंट अ डिजीज और इलनेस फ्रॉम अकरिंग, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग जो कि किसी भी किस्म की बीमारी को होने से, ठीक है, या बीमार होने से आपको बचाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे ड्रग्स को हम प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स कहते हैं, प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन। ये बहुत बेसिक टर्म्स है, एमसीक्यूज में आ सकता है। कोई भी ड्रग या मेडिसिन जिसकी वजह से आप बीमार होने से बच जाए, या बीमारी के होने से जो है ना आप क्या हो जाए, बच जाए, तो इसको हम प्रोफाइलेक्टिक कहते हैं। प्रो मीन पहले, तो बीमार होने से पहले के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, जो कि हमें बीमार होने से पहले ही क्या कर लेता है? बचा लेता है बीमारी से। सही है। 25 में कहते हैं कि डैश इज द डिग्री टू विच और द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग्स दैट इज अवेलेबल टू द साइड ऑफ एक्शन एंड टारगेट टिश्यू टू प्रोड्यूस डिजायर इफेक्ट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जब आप एक मेडिसिन खा लेते हो और वो मेडिसिन आपकी पूरे सिस्टम से गुजरने के बाद टारगेट साइट तक जब पहुंचती हैं, तो टारगेट साइट तक पहुंचने में ये जितने मिकदार में मौजूद होती है वहां पर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको फिर हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। नीडेड इमीडिएटली के लिए हमारे साथ जो मेडिकल टर्म में जो शॉर्टकट यूज होता है वो क्या है? स्टेट ऑर्डर। हम देते हैं ना स्टेट ऑर्डर के उसी टाइम आपने लगाना है। एक स्टेट ऑर्डर होता है और बाकी जो है ना हमारे साथ रूटीन ऑर्डर होते हैं, जैसे कि बीडी हो गया, टीडी हो गया, या क्यूआईडी हो गया। तो 2 टाइम अ डे, 3 टाइम्स अ डे, या 4 टाइम्स अ डे। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ क्या हैं पीरियड्स होते हैं। और बाकी नीडेड इमीडिएटली के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो क्या है? स्टेट ऑर्डर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। इजी है ना? पहले सर एक्सक्यूज मी, ये जो पहले आपने बताया बायो अवेलेबिलिटी से पहले क्या पढ़ा है, इसका क्या मतलब है? पिछले वाले में बायो इक्विवेलेंसी। जी सर। बायो
बायो इक्विवेलेंसी ये तो कोई और टर्म है, ठीक है। बायो इक्विवेलेंसी और बायो अवेलेबिलिटी ये अदर चीज़ है। बायो इक्विवेलेंसी में आप कह सकते हो कि टोटल हमारे साथ मतलब लिविंग टिश्यूज़ में कितने अमाउंट में जो है ना, टोटल टिश्यूज़ में कितने अमाउंट में मिकदार मौजूद है, तो इक्विवेलेंसी इक्वलिटी की बात हो रही है। और बायो अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब टारगेट साइट तक पहुंचती है तो उस टाइम वो कितने मिकदार में मौजूद है, इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। थैंक यू सर। ओके, मजीद आगे बढ़ते हैं MCQs 27 की तरफ। MCQs 27 में कहते हैं कि 1842 में who made a significant contribution to the field of pharmacology by demonstrating arrow poison, ठीक है, on the neuromuscular junction। कहते हैं कि वो कौन थे जिन्होंने 1842 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है ना एरो पॉइजन, मतलब जो हमारे साथ एरोज होते हैं ना, उसको जहरीला करके क्या किया था, जहरीला करके उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट से जो है ना हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में जो है ना पता चला था कि इसकी वजह से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरॉन और मसल के दरमियान में जो स्पेस होता है, तो वो स्पेस जो है ना क्या होता है, एक्टिवेट होता है, या उसमें जो है ना किसी किस्म की एक्टिविटीज़ होती है या स्टॉप होती हैं। तो इसके बारे में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है क्या किया था, जाना था। तो 1842 में वो कौन थे जिन्होंने ये कारनामा किया था, तो वो हमारे साथ क्लाउड बर्नार्ड थे, ठीक है, क्लाउड बर्नार्ड, जिन्होंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। 28 में कहते हैं कि द ड्रग ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन हैज दिस एसेंशियल पार्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग सेफली। कहते हैं कि जो फिजिशियन ऑर्डर लिखते हैं तो इसके 7 टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, जो इसके ज़रिए अगर उसको हम फॉलो करें तो ड्रग्स को हम सेफली पेशेंट को दे सकते हैं। तो टोटल हमारे साथ इसके 7 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट हो गए, फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या, राइट रूट हो गया, राइट प्लेस हो गया, राइट टाइम हो गया, वगैरह वगैरह, इस तरह से वो 7 आप सबको पता है, ठीक है। तो टोटल हमारे साथ इसके 7 पार्ट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 29 में कहते हैं कि अ ड्रग डैश नेम विच हेल्पफुल इन प्रोडक्टिंग सब्सटेंस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। कहते हैं कि हमारे साथ ड्रग का वो कौन सा नेम होता है जिसके बेस पर हम उसके फिजिकल और जो केमिकल फंक्शंस होते हैं उसको मालूम इजीली कर सकते हैं, तो वो हमारे साथ ड्रग की केमिकल नेम होता है, ठीक है, केमिकल नेम। ऑप्शन बी आपके पास आता है। अच्छा जी, इसमें आप बी भी कह सकते हैं और ए भी कह सकते हैं, ठीक है, जेनेरिक भी कह सकते हैं, और हमारे साथ जो भी केमिकल है ये भी कह सकते हैं, सही है। 30 में कहते हैं कि अ ड्रग डैश नेम इज असाइन्ड बाय द कंपनी, तो वो ड्रग का वो नेम जो कि मुख्तलिफ कंपनियां, सर जी जी। ये जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए। 29 में कहते हैं केमिकल कि केमिकल हाँ, 29 में कहते हैं कि हमारे साथ ड्रग का वो कौन सा नेम होता है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, उस ड्रग की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम क्या कर लेते हैं, इजीली मालूम कर लेते हैं। तो वो हमारे साथ जेनेरिक नेम होते हैं। मैंने केमिकल पर टिक किया है, तो आप केमिकल भी कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें जेनेरिक आता है, जेनेरिक, ठीक है। जेनेरिक के ज़रिए हम किसी भी ड्रग की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर 30 में कहते हैं कि हमारे साथ ड्रग का वो कौन सा नेम है जो कि कंपनियों की तरफ से उस पर रखा गया होता है और उसको जो है ना ट्रेडिंग में जो है ना यूज़ किया जाता है, तो ज़ाहिर बात है वो हमारे साथ ट्रेड नेम होता है, प्रोडक्ट नेम या ट्रेड नेम उसको हम कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड नेम कहते हैं, सही है, जेनेरिक नेम नहीं कहते। 31 में कहते हैं कि शेड्यूल डैश ड्रग हैव द लोवेस्ट पोटेंशियल फॉर अब्यूज। शेड्यूल 5 ड्रग्स हैव द लोवेस्ट पोटेंशियल फॉर अब्यूज, मतलब यह है कि 5 ऐसे ड्रग्स हैं जिसके अब्यूज के जो हमारे साथ चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब उसका अब्यूज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो टोटल 5 हमारे साथ ऐसे ड्रग्स हैं।
32 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर अब्यूज़। तो कहते हैं कि हमारे साथ मंजिल में से वो कौन सा ड्रग है जिसका ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको अब्यूज़ करते हैं, मिसली या रोंगली उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे साथ एकेटेसी है, एकेटेसी, ठीक है, एकेटेसी। इसको फिर आप लोग सर्च कर ले तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये एकेटेसी क्या होता है। लेकिन ये हमारे साथ वो ड्रग है जो कि सबसे कॉमनली और सबसे ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, 33 में कहते हैं कि इंट्रावीनस इंजेक्शन आर मोर सूटेबल फॉर ऑयली सोल्यूशन। तो ये हमारे साथ क्या है, गलत। ऑयली सोल्यूशन के लिए इंट्रावीनस इंजेक्शन जो है ये सूटेबल नहीं होते। 34 में कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इज डिफाइंड एज पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइड ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन। मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग से क्या मुराद है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग से मुराद ये है कि वो जगह जहाँ से हमारी सेल्स जो है ना ड्रग्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर इसको जो है ना उस जगह लेके जाते हैं जहाँ से वो फिर पूरी बॉडी में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, कि साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है और फिर जो है ना सर्कुलेशन में वो ड्रग जाती है और पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाती है। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 35 में कहते हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नो नीड ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो वो हमारे साथ आईवी रूट है। कहते हैं कि ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के वो कौन सा रूट है जिसमें हमें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस डायरेक्ट ही वो वेन के ज़रिए हार्ट में जाती है और हार्ट उसको डायरेक्टली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। तो वो हमारे साथ आईवी रूट है, आईवी इंट्रावीनस रूट। 36 में कहते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब ड्रग्स की वो मिकदार जो कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ तक पहुँचती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, बायो अवेलेबिलिटी उसको हम कहते हैं। 37 में कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन आर करेक्ट एक्सेप्ट। कहते हैं कि ड्रग एब्जॉर्प्शन के हवाले से मंदरज झेल में से सारे ऑप्शन ठीक है सिवाय एक के। तो वो क्या है, आयनाइज ड्रग्स एब्जॉर्ब वेल देन अनआयनाइज। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे साथ गलत है। बाकी स्मॉल पार्टिकल साइज जो है ना ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। इसी तरह से हमारे साथ प्रेसेस ऑफ फूड की मौजूदगी की वजह से ड्रग्स एब्जॉर्प्शन जो है थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती। और बाकी लिपिड सोलुबल एब्जॉर्ब जो है ना, लिपिड से बने हुए जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा फास्टर उनकी एब्जॉर्प्शन होती है बनिस्बत पानी वाले, वाटर सोलुबल वाले जो मेडिसिन होते हैं उसके बनिस्बत, ठीक है। तो इसमें से हमारे साथ ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन के हवाले से क्या है, सही है। 38 में कहते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इज। तो ये तो आप सबको पता है कि हमारे किडनी जो है ये हमारे साथ क्या है, ओस्मो रेगुलेटर है, और ये मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। 39 में कहते हैं कि केप्टोप्रिल वर्क ऑन मैकेनिज्म ऑफ। हमारे साथ जो मेडिसिन है केप्टोप्रिल, तो केप्टोप्रिल है, ठीक है, ये किस तरह की किस मैकेनिज्म के बेस पर जो है ना काम करती हैं, तो थ्रू एंजाइम पंप मैकेनिज्म के जरिए जो है ना ये अपने प्रॉपर फंक्शंस करती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आ जाते हैं 40 की तरफ। एमसीक्यूज 40 में कहते हैं कि रेशो बिटवीन इफेक्टिव डोज एंड लीथल डोज इज कॉल्ड। कहते हैं कि हमारे साथ वो डोज, ठीक है, जो कि इफ़ेक्टिव होती हैं और वो डोज जो कि इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो इनके दरमियान में जो रेशो होती हैं, ठीक है, इन दोनों का जब हम रेशो फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना 5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आपने एक पेशेंट को डोज देनी है। अब ये 5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से अगर आप देते हैं तो ये इफ़ेक्टिव रहेगी पेशेंट के लिए।
अगर 5 मिलीग्राम की जगह आप क्या करते हो 6 मिलीग्राम पर केजी करते हो, तो वो तो बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गई है। तो इससे बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होगी, बल्कि इनडायरेक्टली ये बॉडी को जो है ना बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेगी, उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो इफ़ेक्टिव डोज और लीथल डोज के दरमियान में हमारे साथ जो रेशो होती हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। सही है। जी सर। ओके, वेरी गुड। 41 में कहते हैं कि द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज कॉल्ड टेकीफाइलेक्सिस। टॉलरेंस से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर आपके बच्चे हैं, ठीक है, और बचपने से ही आप लोग बच्चों को एंटीबायोटिक पर डाल देते हैं, बचपने से, बल्कि इन्फेंसी स्टेज से ही आप उनको एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। तो जब ये 6, 8, 10 साल के हो जाते हैं, तो फिर वो एंटीबायोटिक इन बच्चों पर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना इस एंटीबायोटिक के साथ आदी हो चुकी होती है। आपकी बॉडी के सेल जो है ना इस एंटीबायोटिक के डोज के साथ आदी हो चुकी होती है। तो मतलब ये है कि आपकी बॉडी उसके साथ जो है ना कंपटीशन करती है, ठीक है, और आपकी बॉडी को वो कुछ इफेक्ट भी जो है ना उसमें प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो कहते हैं कि द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, अगर किसी ड्रग्स के हवाले से आपकी बॉडी जो है ना वो क्या करती है, टॉलरेंस शो करती है, और बहुत जल्दी जो है ना वो उस ड्रग के आदी हो जाए और फिर उस ड्रग के असरात आपकी बॉडी पर नहीं होते, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेकी फाइलेक्सिस कहते हैं। टेकी मीन इंक्रीज या रैपिड, और फाइलेक्सिस मीन टॉलरेंस, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट फिर ड्रग बॉडी जो है ना किसी किस्म के इफेक्ट शो नहीं कर पाती। 42 में कहते हैं कि द कंडीशन इन विच रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में प्रोड्यूस इफेक्ट्स दैट हैव मोर प्रोनाउंस्ड देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट डोज इज कॉल्ड कम्युलेटिव इफेक्ट। कहते हैं कि वो कंडीशन जिसमें आप जो है ना एक ड्रग बार बार देते हो और उस बार बार देने की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, तो इस इफेक्ट के बनिस्बत जो है ना आर प्रोड्यूस क्या कहते हैं, ड्रग में प्रोड्यूस इफेक्ट, the condition in which repeated administration of drug may produce effects that are more pronounced than those produced by the first। अच्छा जी, कहते हैं कि पहली दफ़ा जो आप डोज देते थे तो वो ज़्यादा इफेक्ट शो करती थी बनिस्बत अभी जो बार बार देने से जो इफेक्ट्स आपकी बॉडी में ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कोमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर पहले आपकी बॉडी 1 ग्राम से ही काम उसका हो जाता था, तो अभी तो अपने क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं, आते हैं MCQs नंबर 42 की तरफ। तो 42 का ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। 43 में कहते हैं कि a rectal suppository is used to treat a fever, this would represent what type of drug delivery। कहते हैं कि हमारे साथ एक रेक्टल सपोजिटरी है जिसको हम यूज़ करते हैं फीवर के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरह की जो ड्रग डिलीवरी होती है, ठीक है, जो कि थ्रू रेक्टल हम देते हैं, तो इसको हम किस टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी, इसको हम किस किस्म की ड्रग डिलीवरी कहते हैं। तो इसको हम एंट्रल एंड सिस्टीमिक ड्रग डिलीवरी कहते हैं। एंट्रल प्लस सिस्टीमिक ड्रग डिलीवरी, ऑप्शन सी आपके पास जो है ना इसमें करेक्ट आएगा। 44 में कहते हैं, अच्छा जी इसको थोड़ा सा साइड पर कर दो। 44 में कहते हैं, 44 में कि a patient is being administered a drug that offers the most first pass metabolism, through which route is the drug most likely being administered। कहते हैं कि हमारे साथ एक पेशेंट है जिसको जो है ना ड्रग दिए जा रहे हैं, ड्रग मतलब मेडिसिन दिए जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। मतलब ये है कि आपके इंटेस्टाइन से स्टमक की तरफ जाते हैं जहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, ठीक है। तो किस रूट के ज़रिए कॉमनली ऐसे ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं, तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ओरली जो ड्रग्स हम देते हैं तो वो फर्स्ट पास्ट इफेक्ट को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पास्ट इफेक्ट का अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फर्स्ट पास्ट इफेक्ट,
तो सिंपली आप उनको कहें कि फार्मेको काइनेटिक में जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो ये मेडिसिन हमारे जो गैस्ट्रो इस मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है इससे गुजरती हैं, स्टमक से गुजरते हुए इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन से ब्लड इसको एब्जॉर्ब करके लिवर में लेके जाती है और लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर हार्ट की तरफ जाती है और हार्ट इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में। तो इस लिवर तक जाना, ठीक है, इंटेस्टाइन से, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट इफेक्ट कहते हैं। तो ये जब ओरली हम लेते हैं तो ओरली इस तरह से होता है। 45 में कहते हैं कि द नर्स इज गिवन अ मेडिकेशन दैट हैज अ हाई फर्स्ट पास्ट इफेक्ट, द फिजिशियन हैज चेंज द रूट फ्रॉम आईवी टू पर ओरल, ठीक है, द नर्स एक्सपेक्ट द ओरल डोज टू बी, कहते हैं कि एक पेशेंट है जिनको जो है एक नर्स है जो कि मेडिकेशन दे रही है पेशेंट को जो कि बहुत ज़्यादा हाई फर्स्ट पास्ट इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। फिजिशियन ने क्या किया, फिजिशियन हैज चेंज द रूट, उन्होंने आईवी से जो है ना पर ओरल किया हुआ है। तो द नर्स एक्सपेक्ट द ओरल डोज टू बी, ओरल डोज हमारे साथ क्या है, ओरल डोज जो है फिर हमारे साथ हाइयर होगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पास्ट इफेक्ट, ठीक है, ओरल डोज जो है वो हमारे साथ क्या होगा, आईवी डोज के बनिस्बत फिर ये हाई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। 46 में कहते हैं कि अ फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन अ हॉस्पिटल टू अ पेशेंट बेड साइड, कहते हैं कि हमारे साथ जब हम कोई मेडिसिन जो है उस एरिया से लेते जहाँ पर मेडिसिन हमने स्टोर करके रखा होता है, तो उस एरिया से लेकर जब पेशेंट के बेड साइड तक पहुँचाते हैं और पेशेंट के बेड साइड पर उसको रखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस चेन को हम ड्रग सप्लाई कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इससे एग्जाम में एमसीक्यूज आते भी हैं। 47 में कहते हैं कि हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ आउट पेशेंट, हमारे पास आउट पेशेंट के कितने क्लासेस हैं, तो यूजुअली मेरे ख्याल में 5 क्लासेस है कि 4 क्लासेस है, 5 क्लासेस है। एक तो हमारे साथ जो है ना ओपीडी हो गया, एक हमारे साथ जो है ना डे केयर में जो आते हैं वो हो गए, और एक हमारे साथ जो है ना रेफरल वाले हो गए, ठीक है, और इस तरह से दो कुछ और भी है। तो टोटल हमारे साथ 5 बनते हैं कि 6 बनते हैं आउट पेशेंट जो हमारे साथ होते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं? चलिए सबर करें, मैं कंफर्म करके बताता हूँ कि हमारे साथ आउट पेशेंट कितने क्लासेस है, ठीक है, आउट पेशेंट क्लासेस क्लासिफिकेशन। एक तो मेरा ये अच्छा जी, इंटरनेट, अच्छा जी, आउट पेशेंट क्लासिफिकेशन टू कैटेगरी, अच्छा जी, डायग्नोसिस, अच्छा जी, देखिए यहाँ पर प्राइमरी केयर विजिटर्स होते हैं, ठीक है, आउट पेशेंट के टाइप से, एक स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन है, डायग्नोस्टिक सर्विस के लिए रिहैबिलिटेशन। तो टोटल हमारे साथ 6 है आउट पेशेंट की क्लासेस, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्विस, एम्बुलेटरी सर्विस हो गई, रिहैबिलिटेशन सर्विस, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन और प्राइमरी केयर जिसको हम कॉमनली ओपीडी कहते हैं। तो टोटल हमारे साथ इसमें 3 नहीं आते बल्कि हमारे साथ टोटल इसमें 6 आते हैं, ठीक है, 6 आते हैं, लेकिन कॉमनली हमारे साथ 3 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, सही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सक्यूज मी ड्रग, सर, जी जी, सर ये जो 3 क्लासिफिकेशन आते हैं इसमें न्यू पेशेंट फॉलो अप और रेफरल ये तीनों आते हैं। क्या न्यू पेशेंट फॉलो अप जो आप बता रहे हैं ना 3 क्लासिफिकेशन जी जी, ओपी की, इसमें न्यू पेशेंट फॉलो अप और रेफरल नहीं आते सर? क्यों नहीं, वो भी ये आते, टाइप नहीं वो भी आते हैं ना, वो ये सारे मिलके टोटल हमारे साथ 6 बनते हैं, मुझे इतना याद है। लेकिन बस कभी कभी जो है ना सोचते सोचते जो है ना अक्सर औकात जो है ना गलत जगह पर टिक लग जाता है।
तो अब 3 भी है, कॉमन में 3 है, लेकिन जो टोटल है वो हमारे साथ जी जो बेसिक होते हैं उसमें 3 आते हैं, 2 है इसकी भी टाइप, बेसिक में 3 आते हैं और जो डिटेल्ड है उसमें 6 आते हैं। अच्छा बेसिक में जो है वो होता है एक जो न्यू पेशेंट और एक रिपीट पेशेंट होता है और एक इमरजेंसी पेशेंट होता है। सही 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 जी सर। ठीक है, तो बस 3 हमारे साथ क्या है, टिक है, सही है, अकॉर्डिंग टू केम्यू स्लाइड्स के मुताबिक। 48 में कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारे हॉस्पिटल में तो जो पूरे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं इसके टोटल हमारे साथ 4 टाइप्स है, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं वो अभी आगे आएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल एमसीक्यूज है, थोड़ा सा आप लोगों ने मेहनत करनी है। एमसीक्यूज नंबर 40 कौन सा है, एमसीक्यूज नंबर 49 कहते हैं कि those drugs for which patient is charged for every single dose administration to him। कहते हैं कि वो मेडिकेशन जिसके लिए पेशेंट से पैसे लिए जाते हैं, वो जो कॉटन होता है वो भी फ्री नहीं देता, वो उसके भी जो है ना पेशेंट को पैसे देने होते हैं। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं इसको हम चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग इसको हम कहते हैं। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आता है, ठीक है। MCQs 50 में कहते हैं कि द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स अंडर नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट इन। कहते हैं कि जितने भी हमारे साथ नारकोटिक ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन है तो ये किस किस्म के आइन के मुताबिक जो है ना ये दी जाती है, मतलब हमारे साथ किस किस्म की आइन है। तो अंडर नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत जो है ना मुख्तलिफ किस्म के नारकोटिक ड्रग्स की प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं, देते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 51 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड कीप अंडर लॉक एंड की। वो कौन सी मेडिसिन है जिसको हमने सिक्योर रखना है, ठीक है, और लॉक एंड की मतलब अंडर लॉक एंड की में उसको आपने रखना है, तो वो हमारे साथ कंट्रोल ड्रग्स है, कंट्रोल ड्रग्स, ऑप्शन सी। 23 में कहते हैं द ड्रग्स मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन विदाउट एनी नीड फॉर एनर्जी। ऐसे ड्रग्स जो कि मेम्ब्रेन से मुराद ये है कि हमारे सेल्स के इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, उसके आर पार बगैर किसी किस्म की एनर्जी के क्या होती है, कभी अंदर जाती है कभी बाहर आती है। तो इस तरह की जो मूवमेंट ऑफ ड्रग्स होती है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अगर इसमें जो है ना ये लिखा होता है कि विद यूज ऑफ एनर्जी तो फिर हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखते हैं, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं होती। 53 में कहते हैं कि द डोज ऑफ द ड्रग विच कैन कॉज डेथ, ठीक है, मेडिसिन की वो मिकदार जिसकी वजह से डेथ काज हो सकती है, तो इसको हम लीथल डोज कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लीथल डोज कहते हैं। इससे पहले हमने थेरेप्यूटिक इंडेक्स पढ़ा था ना, तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स से मुराद ये है कि मेडिसिन की वो मिकदार जो कि इफिकेसी मतलब इफेक्टिवनेस और जो लीथलनेस होती है इसके दरमियान में होती है। मतलब ये है कि ना वो ख़तरनाक हो और वो जो है ना इफ़ेक्ट अपने मैक्सिमम प्रोड्यूस करे, तो इसको हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि हमारे साथ ड्रग्स की वो मिकदार जिसकी वजह से डेथ काज हो सकती है, तो ऐसे डोज को हम क्या कहेंगे, ऐसे मिकदार के ड्रग्स को हम लीथल डोज कहेंगे। 54 में कहते हैं drug bind to active site the receptor is same fashion which directly or indirectly bring effect is called agonist, ठीक है। देखिए कुछ मेडिसिन जो है ना, कुछ मेडिसिन मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी में जो है ना यूरिन जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, या जो पेशेंट है वो आईसीयू में है और उसका जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, ठीक है, पर आर के हिसाब से, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डायरेटिक्स देते हैं। तो डायरेटिक्स का काम ये होता है कि ये किडनीज को स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको जो है ना बॉडी से बाहर निकाले, जिसकी वजह से जो
यूरिन है तो वो फिर बॉडी से बाहर आता है, ठीक है, और हमारे साथ ज़्यादा यूरिन आता है। तो मतलब ये है कि वो मेडिसिन जो कि आपके बॉडी के जो फंक्शन है उसको जो है ना मज़ीद बेहतर करती है या मज़ीद उसको तेज़ करने में रोल प्ले करती है, तो ऐसे ड्रग को हम एगोनिस्ट कहते हैं कॉमन में, ठीक है। और अगर आपके बॉडी के फंक्शन सही जा रहे हैं और उसको जो है ना आपने क्या करने हैं, कम करने हैं, तो इसकी अपोजिट हमारे साथ जो टर्म यूज होता है वो क्या है, एंटा एगोनिस्ट है। एंटा एगोनिस्ट, एगोनिस्ट बढ़ाता है, एंटा एगोनिस्ट उसको क्या करता है, घटाता है, ठीक है। 55 में कहते हैं कि व्हेन अ ड्रग क्रिएट एन इफेक्ट दैट इज अनप्रेडिक्टेबल एंड यूनिक इज इट इज टर्म एज, वो वही एमसीक्यूज है लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पर चेंज हुई है, ठीक है। ऐसे ड्रग्स को हम आइडियोसेंक्रेटिक इफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि एक ड्रग की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन कैसे हैं एमसीक्यूज? मजीद आगे बढ़ते हैं। ड्रग एफिकेसी रिफर्स टू, ड्रग एफिकेसी से क्या मुराद है? ड्रग एफिकेसी से मुराद ये है कि मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द ड्रग। एक मेडिसिन जो है किस हद तक अपने इफ़ेक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, किस हद तक अपने इफ़ेक्ट्स को जो है ना वो बॉडी में प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करने की जो इंटेंसिटी होती है, जो शिद्दत होती है, इसको हम कहते हैं ड्रग एफिकेसी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। 57 में कहते हैं विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन अ ड्रग इज टेकन कंटिन्यूअसली और रिपीटेडली, तो इसको हम कम्युलेटिव इफेक्ट कहेंगे। ऑलरेडी इसका एमसीक्यूज हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था। द लिवर इज द मेजर ऑर्गन फॉर व्हाट, फॉर मेटाबॉलिज्म, अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो एक ही एमसीक्यूज से आपके दो दो तीन तीन एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। 59 में कहते हैं कि विच फिनोमिना कैन अकर इन केस ऑफ यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, तो ये भी हमने अभी इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि हम अगर दो मेडिसिन एक साथ देते तो इसकी वजह से दोनों मेडिसिन का एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ओवरऑल डिक्रीज हो जाते हैं और बॉडी पर इसका फिर कोई असर नहीं होता, तो इसको फिर हम एंटागोनिज्म कहते हैं। इस फिनोमिना को फिर हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं। या अगर एक इफेक्ट को तेज करने के लिए हम दो मेडिसिन दे, ठीक है, एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम मिल के दो मेडिसिन दे जो कि सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, उसको बढ़ाती है, तो इस तरह की जो मेडिकेशन है इसको फिर हम साइनर्जिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनर्जिज्म कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ना इसमें फिर आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। क्वेश्चन की समझ आ गई आपको? आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बातों की? यस सर। अच्छा जी, सोए नहीं, ठीक है, सारे जो है ना जागते रहें, आज सोने का टाइम गया है। ये एक ही हफ्ता जो है ना आप लोगों ने मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो सोने का जो है ना कोई टाइम नहीं है आप लोगों के पास, सारा सेमेस्टर ऑलरेडी आप लोग, हम नहीं सोते, आप उठा के रखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सर हम जाग रहे हैं। ओके ओके, वेरी गुड। MCQs नंबर 60 कहते हैं कि विच टिश्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू बायो ट्रांसफॉर्म ड्रग, तो ज़ाहिरी बात है हमारा लिवर जो है ये वो ऑर्गन है जो कि जितने भी मेडिसिन है उसकी मेटाबॉलिज्म करके उसको जो है ना इफ़ेक्टिव बनाती है, उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको हटा के हमारे लिए ड्रग जो है ना उसको क्या करती है, इफ़ेक्टिव बनाती हैं। तो लिवर जो है ये वो ऑर्गन है जो कि सबसे ज़्यादा जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को अपने ओरिजिनल शेप से बदल के हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको तब्दील करती है। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 61 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी अचीव विद अ ड्रग, तो एफिकेसी के, एफिकेसी का मतलब क्या है, ड्रग्स की वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो कि वो क्या करती हो, प्रोड्यूस करती हो, ठीक है। तो इसको हम एफिकेसी कहते हैं, क्या कहते हैं, एफिकेसी।
62 में कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कांट परमिएट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। कहते हैं कि हमारे साथ वो किस किस्म के मेडिसिन होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के आर पार पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए नहीं जा सकती, नहीं गुजर सकती। तो वो हमारे साथ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं। कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि बगैर एनर्जी के जो है ना मेम्ब्रेन के आर पार नहीं गुजर सकती। 63 में कहते हैं व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मेडिसिन की वो मकदार जो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, सर्कुलेशन के बाद अपने टारगेट साइट तक पहुँचती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। 64 में कहते हैं पिक आउट द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू लिवर इज मिनिमाइज। कहते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि लिवर के ज़रिए ड्रग जो है वो पास ना हो, लिवर से जो है ना ड्रग ना गुजरे, ठीक है, और अगर गुजरे भी तो बहुत कम गुजरे, तो उसके लिए जो एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे मोस्ट कॉमन रूट है वो क्या है? वो रेक्टल है, ओरल नहीं है, रेक्टल है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास फिर इसमें करेक्ट आएगा। 65 में कहते हैं कि पिक आउट द पेरेंट्रल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेरेंट्रल रूट एक एंट्रल होती है, एक पेरेंट्रल होती है, ठीक है। एंट्रल का मतलब थ्रू बाय माउथ है, पेरेंट्रल का मतलब ये है कि आप जो है ना आईवी के ज़रिए लेते हो, आप जो है आईएम के ज़रिए लेते हो, या इनहेलेशन के ज़रिए, मतलब आप उसको इनहेल करते हो, गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके साथ इसमें क्या आएगा? करेक्ट आएगा, ठीक है, पेरेंट्रल रूट में ऑप्शन डी इनहेलेशन। 66 में कहते हैं बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। बायोलॉजिकल बैरियर मतलब रुकावट को कहते हैं जो कि किसी भी चीज़ के सामने आ सकती है। तो जितने भी हमारे साथ बायोलॉजिकल बैरियर है उसमें वो तमाम आते हैं सिवाय एक के। ड्रेनल ट्यूब्यूल जो है ये हमारे साथ बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है, बाकी सेल मेम्ब्रेन हो गया, कैपिलरी वॉल हो गए, प्लेसेंटा हो गए, ये क्या है? बायोलॉजिकल बैरियर के तौर पर रोल प्ले करते हैं। ये ख़ास किस्म के मटेरियल को जाने देते हैं और बाकी मटेरियल को आर पार जाने नहीं देते, तो इस वजह से इसको बायोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। लेकिन ड्रेनल ट्यूब्यूल जो है ना ये बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है। फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। फार्माकोडायनेमिक में हम ड्रग्स के एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि ड्रग जो है ये किस तरह से हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ड्रग एक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन जिसे हम MOA कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना हम फार्माकोडायनेमिक में हम इसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, MCQs नंबर 68 की तरफ आ जाते हैं। MCQ 68 में कहते हैं कि हमारे साथ if an agonist can produce sub maximal effect and has moderate efficacy it is called। कहते हैं कि अगर एक एगोनिस्ट जो है ना उसके जो इफ़ेक्ट है वो मैक्सिमम से थोड़े से कम हो, मतलब दरमियाना हो, ठीक है, और वो जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो भी क्या हो? दरमियाना हो, पीक पर ना हो, दरमियाना हो, तो इसको फिर हम पार्शियल एगोनिस्ट कहेंगे। इसको हम फुल एगोनिस्ट नहीं कहेंगे बल्कि पार्शियल एगोनिस्ट कहेंगे जो कि दरमियाना काम कर रही है। 69 में कहते हैं व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट, स्टडी किए ड्रग्स के बारे में स्टडी करना, ड्रग्स के इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करना, इसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। 70 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी गोल ऑफ फार्माकोलॉजी। का जो बुनियादी गोल है मंदरजेल में से कौन सा जो है बुनियादी गोल में नहीं आता? इन्हांसिंग सर्जिकल टेक्निक को एनहांस करना, सर्जिकल टेक्निक्स को इम्प्रूव करना, ठीक है, ये जो है ना फार्माकोलॉजी के प्राइमरी गोल में नहीं आता। 71 what is the branch of pharmacology that deals with how drugs move through the body। हमारे ड्रग्स जो है, ड्रग्स है ये हमारे बॉडी में किस तरह से मूव करती है, सर्कुलेट करती है, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। 72 which term refers to the study of mechanism of drug action। तो ड्रग एक्शन के बाद ड्रग एक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। 73 में कहते हैं कि द स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग इज नोन एज।
द स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग। कहते हैं कि किसी भी शख्स की वो जेनेटिक फैक्टर, वो जेनेटिक चीज़ें, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना उसके ड्रग्स को जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मुतासिर होते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फार्माको जेनेटिक्स कहते हैं, फार्माको जेनेटिक्स, ठीक है। 74 में कहते हैं व्हाट इज द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग। थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग से क्या मुराद है, तो द रेंज ऑफ डोज बिटवीन थेराप्यूटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक और टॉक्सिक इफेक्ट के दरमियान में जिस मिकदार में हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जो कि टॉक्सिक भी ना हो और ज़्यादा इफेक्ट शो करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग। 75 में कहते हैं विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाई पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ऑलरेडी आपको पता है कि आईवी के ज़रिए अगर हम देते हैं तो फिर ये डायरेक्टली हमारे हार्ट की तरफ जाता है और लिवर के ज़रिए हार्ट की तरफ नहीं जाता। सही है, तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 76 में कहते हैं विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट तो जानते होंगे आप लोग, प्लेसबो आप लोगों ने कभी किए प्लेसबो? यस यस सर। प्लेसबो किसे कहते हैं? सर जो गोल्डन देते हैं, जस्ट नॉर्मल सलाइन और वाटर। अच्छा, सही है, मतलब पेशेंट को धोखा देना। जी सर। यस। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक बार जो है ना मैंने पेशेंट को जो है ना कोलेस्टीन इंजेक्शन वो 10 cc में 2 इंजेक्शन डाइल्यूट करके डायरेक्ट आईवी में दिए थे। तो उस टाइम तो ठीक था, लेकिन बेचारा जैसे ही कुछ टाइम गुजरा तो बेचारा जो है ना इतना पागल हुआ कि बेड से जो है ना उतर गया और फिर इधर उधर जो है ना भाग रहा था मेरे पीछे कि किधर गया वो सर जिसने जो है ना मुझे इंजेक्शन लगाया था, वो तो मुझे मारना चाहता था। और मेरा इंजेक्शन तो मुझे ऐसे नहीं लगाते, ये तो ड्रिप में डाल के मुझे लगाते हैं। तो फिर बेचारे को जो है ना वो नॉर्मल करने के लिए फिर खाली ड्रिप ही उसको लगाना पड़ा कि ये लो दोबारा से मैंने आपको लगा दिया। तो उसके बाद जो ठीक हुआ तो फिर कह रहा था कि यार खफा ना हो, माफ़ी मांग रहा था। तो कभी कभी हमसे भी ऐसे जो है ना चीज़ें हो जाती है। 76 में कहते हैं कि विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेसबो इफेक्ट। तो अ पेशेंट बिलीव दैट अ शुगर पिल इज अ पावरफुल ड्रग, ठीक है। तो ये पेशेंट का एक बिलीव है, ठीक है, पेशेंट का ये एक बिलीव है कि शुगर पिल जो है ना ये पावरफुल ड्रग्स है। तो ज़रूर उनका बिलीव है, ठीक है, तो ये क्या है, प्लेसबो है। सही है। यस सर। अच्छा जी, बस ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसको इंजेक्शन देने के बाद मैं जो है ना डेंगू वार्ड में गया था और वहाँ पर जो है ना मैं वो टीडीएस डोजेज दे रहा था। पीछे से शोर आ रहा था, मैं सोच रहा था कि यार ये शोर कहाँ से आ रहा है। ये जब वार्ड बॉय फिर मेरे पीछे आया तो कह रहे थे कि अब्दुल्ला सर, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर है, वरना वहाँ तो वो बाबा ने इतना शोर मचाए हुए आपके पीछे। तो मैंने कहा क्या हुआ है, क्यों? तो फिर ये किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया कि वो कह रहे कि आपने इंजेक्शन दिया और मुझे पेन हो रही है और ये डॉक्टर जो है मुझे मारना चाहता है इस तरह से। तो बस फिर मैंने इस तरीके से वो चीज़ हैंडल कर ली, वरना मेरा खैर नहीं था। मार मैंने जो है ना खा नहीं थी उस बाबा के हाथों। सर हमारे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ। आप लोग तो मतलब लड़कियां हो ना, तो लड़कियों का तो किस्मत इस वजह से अच्छा होता है, सारा हाथ तो लोग लड़कों के गिरवान को, मतलब लड़कों से वो क्या करते हैं, लड़कों को तो पकड़ते। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता होता है, ओवरऑल को गुजारो और ओवरऑल को जो है ना गिरा दो साइड पर और खुद जो है ना अटेंडेंट भर के खामोशी से जो है ना हॉस्पिटल से दूसरे गेट पर निकल जाओ। सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है सर, मेरे साथ हुआ है। होता है ना, लड़कियों के साथ भी अक्सर हो जाता है यार, इससे पागल पेशेंट आते हैं कभी कभी। तो लड़कियों के साथ भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लड़कों के साथ होते हैं और लड़के बेचारे जो है ना फिर अपने आप को फ़कीर बना के दूसरे गेट से आराम से निकल जाते हैं, वरना अगर ज़्यादा वो शो करे तो फिर उसकी खैर नहीं होती। सर एमसीक्यूज। मैंने रिंगर लगाई थी एक हाँ बच्चे को, हाँ
तो उससे सर उसको एकदम से फीवर हुआ सर, ओहो 106। अच्छा उन्होंने सर मुझे पकड़ लिया आके, जी सर इतना बुरा उसको रिएक्शन हुआ रिंगर लैक्टेट से। तो फिर ठीक हुए कि नहीं? सर फिर ठीक हो गया था, मैंने खुद फिर उसको पट्टियां की सर कोल्ड वाटर से। अच्छा 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 अच्छा, चलिए शुक्र है कि बस ठीक हो गए, वरना फिर तो ये लोग जो है ना पागल वरना हो सर जाते। अच्छा जी, आ जाते हैं MCQ 77 की तरफ। कहते हैं कि विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स टू असेस सेफ्टी एंड डोजेज। कहते हैं कि हमारे साथ क्लिनिकल ट्रायल की वो कौन सा फेज़ होता है जिसमें हम वॉलंटियरली कुछ हेल्दी लोगों को क्या करते हैं, लेते हैं और उन पर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रग्स होते हैं उसके इफ़ेक्ट्स को जो है ना क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि ये आया हमारे साथ सेफ है या नहीं है। तो वो हमारे साथ फेज़ 1 है, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल का जो फेज़ 1 होता है उसमें हम ऐसे करते हैं। 78 में कहते हैं कि व्हाट इज़ एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन से मुराद ये है कि जो मेडिसिन आप दे रहे हैं उसकी वजह से जो है ना गैर इरादतन दूसरे किस्म के असरात अगर पेशेंट में पैदा हो जाए जिसका आपने कोई इरादा नहीं किया होता, ठीक है, और ऐसा पेशेंट के साथ हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडवर्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने बाबा के साथ किया था। वैसे तो मैंने इससे पहले जो है कोलेस्टीन इंजेक्शन जो है वो लगाए हैं इसी तरह से डाइल्यूट करके, लेकिन वो एक वायल होता था। ये मैंने डबल वायल जो है ना 10 cc में डाइल्यूट करके डायरेक्ट IV में जो है ना वो दिया था। तो वो बेचारा जो है ना बिल्कुल पागल हुआ था दर्द दर्द की वजह से। अच्छा जी, आ जाते हैं मज़ीद 79 की तरफ। 79 में कहते हैं कि विच ऑर्गन इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइजिंग ड्रग। तो ऑलरेडी देखिए इस MCQs के 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट जो है ना हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन आंसर सबका क्या है, सेम है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़ी सी आप लोगों को इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। बाकी आंसर जो है ना मैं कहता हूँ कि आप लोगों को अगर इंग्लिश थोड़ी सी जो है ना आप लोगों ने इंग्लिश समझ ली तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को फिर बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस किया है, इतना प्रैक्टिस आप लोगों ने किया है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। जस्ट आपके पास जो कमी है वो क्या है, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग की है। तो इंग्लिश को अगर आप समझेंगे तो फ़ायदा होगा। 80 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ ड्रग्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एफिकेसी कहते हैं। एफिकेसी से मुराद ये है कि ड्रग्स की वो सलाहियत जो कि हमारे नीड्स के मुताबिक क्या करती हो, इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती हो जिससे हमारी बॉडी नीड्स पूरी होती हो, इसको एफिकेसी कहते हैं। 81 में कहते द प्रोसेस बाय विच ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। ऑलरेडी इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन सही है। 82 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट और एनिमल। तो नेचुरल सोर्सेज से जो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हम कैरी करते हैं उसका हम मुताला करते हैं। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्मेकोग्नोस्टिक फार्माकोग्नोसी है कि क्या है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 83 विच टर्म रिफर्स टू द यूज ऑफ ड्रग टू ट्रीट डिजीज। तो इसको हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की डिजीज के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उसको हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं। 84 में कहते हैं द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स इज नोन एज। हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको डिस्पेंसिंग ऑफ करते हैं, इसको क्या कहते हैं, फार्मेसी कहते हैं। 84 85 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेनेरिक ड्रग इज ट्रू। जेनेरिक ड्रग्स क्या हैं, दे हैव द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट एज ब्रांड नेम ड्रग्स, ठीक है। जो हमारे साथ ब्रांड नेम ड्रग को दिया गया होता है तो उसी चीज़ के इंग्रेडिएंट जो है हमारे साथ क्या होते हैं, ये जेनेरिक नेम ड्रग्स में होते हैं।
सही है। असल में जेनेरिक नेम किसे कहते हैं? जेनेरिक नेम असल में ये आपको उस मेडिसिन के, उस ड्रग के जो सोर्स है जहाँ से इसको लिया गया होता है, ठीक है, या जिस ऑर्गन के लिए ये स्पेसिफाई हुए होते हैं, तो उस ऑर्गन के बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देती है। जबकि ब्रांड नेम जो है ना, एक इसमें दो काम होते हैं। एक आपको ये उस ड्रग के जो सोर्स है, मतलब जिस चीज़ से लिया गया है उसके बारे में बताती है, और दूसरा इससे जो है ना कंपनियां अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ब्रांड नेम होता है ना, ट्रेड नेम होता है, तो इससे कंपनी जो है ना क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। 86 में कहते हैं कि विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल involved a larger group of patients and further evaluate drug effectiveness and side effect। इससे पहले एमसीक्यूज में हमने बात की थी स्मॉलर ग्रुप ऑफ पेशेंट, ठीक है, यहाँ पर लार्जर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की बात हो रही है, तो ये हमारे साथ क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज 2 होता है। 87 में कहते हैं व्हाट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, ड्रग्स की तोड़ फोड़ करती है, उसको जो है ना अपनी ओरिजिनल हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट करती है। तो इस प्रोसेस को हम ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। मजीद आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यूज नंबर 88, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनीज इन रिलेशन टू ड्रग्स। के हवाले से अगर हम किडनीज के फंक्शन की बात करें, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, बॉडी से ड्रग्स को क्या करना, निकालना, बॉडी से ड्रग्स के जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करना। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। 89 में कहते हैं द एब्रीविएशन OTC स्टैंड फॉर ओवर द काउंटर ड्रग। वो मेडिसिन जिसको खाने के लिए हमें डॉक्टर की हिदायत की ज़रूरत नहीं पड़ती। 90 व्हाट डज द टर्म फार्माकोडायनेमिक्स रिफर्स टू। तो हाउ ड्रग्स इफेक्ट द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक, ठीक है, कि कैसे ड्रग्स हमारे बॉडी पर असरअंदाज होती है। 91 इफ टू ड्रग्स विद द सेम इफेक्ट taken together produce an effect that is equal in magnitude to the sum of the effect of the drug given individually, it is called additive effect। कहते हैं कि अगर हम दो ड्रग जो है जो कि सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, उन दोनों ड्रग्स को हम इकट्ठा ले ले और उससे जो है ना उतने ही मिकदार में असर प्रोड्यूस हो जाए जो कि क्या होता है, टू द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग गिवन, जो कि एक ड्रग को अकेला देने से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसके बराबर होता है। तो इस तरह के जो हम मेथड फॉलो करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इफेक्ट कहते हैं, एडिटिव इफेक्ट। 92 में कहते हैं व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन। पोटेंशिएशन का मतलब क्या है, पोटेंशिएशन पोटेंशियल से निकला हुआ है। सो इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग्स इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। आपने दो मेडिसिन को मिला दिया और इसके मिलाने की वजह से इसकी जो इफेक्ट्स है वो इंतहाई बढ़ गए, उसमें इंक्रीज आ गई, तो इसको हम पोटेंशिएशन कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। 93 में कहते हैं टाइप ऑफ एंटागोनिज्म आर। एंटागोनिज्म के हमारे साथ जो टाइप है वो कौन सी है, तो कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म ये हमारे साथ इसकी एक किस्म है। 94 टेराटोजेनिक एक्शन। टेराटोजेनिक एक्शन से मुराद ये है कि आप मेडिसिन लेते हो और प्रेगनेंसी हालत में जो है ना आप लेते हो और उसकी वजह से आपके पेट में मौजूद जो बच्चा है उस पर असर पड़े, तो इस एक्शंस को हम टेराटोजेनिक एक्शन कहते हैं। नेगेटिव एक्शन ऑन द फीटस काजिंग फीटल malformation इज कॉल्ड टेराटोजेनिक इफेक्ट। 95 में कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू अ डोज या टू अ फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, मतलब ये है कि एक ड्रग आप जिस मकसद के लिए देते हो उस मकसद के अलावा दूसरे जो है ना क्या हो जाए, अनवांटेड रिएक्शन जो है उसके हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी कहेंगे। मजीद आगे बढ़ेंगे। 96 में कहते हैं आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि अनप्रेडिक्टेबल इनहेरिटेड क्वालिटेटिवली abnormal reaction of a drug is called idiosyncratic।
फिर इसी तरह से हमारे साथ MCQ नंबर 97 है, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अबाउट टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। हाफ लाइफ जो है ना ये ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हाफ लाइफ से मुराद ये है कि अगर एक मेडिसिन है वो 1 घंटे में पूरे इफ़ेक्ट्स को शो करती है, तो 30 मिनट में वो कितने इफ़ेक्ट्स को शो करेगी? 50% इफ़ेक्ट को शो करेंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाफ लाइफ। सही है। 98 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसका वजह क्या होती है? इसका वजह ये होती है कि एब्सेंस ऑफ पोर इन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम। हमारे ब्रेन के जो कैपिलरी होते हैं, ठीक है, उसका जो इंटीरियर वॉल होता है उसमें पोर्स नहीं होते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। तो इस वजह से ऑप्शन सी जो है ना इसमें हमारे साथ क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ये था आपका फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 1 जो कि ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल से हम इसका यूनिट नंबर 2 फिर स्टार्ट करेंगे, जो कि इससे भी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, जो चीज़ें शेयर करूँ उसको देखा करें और एंजॉय किया करें। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी जी। बायोकेमिस्ट्री की 8 चैप्टर